प्यारे बच्चों, यह क्लास आर्मी नर्सिंग और टेक्निकल के लिए है। तो जो बच्चे सीरियस होकर आर्मी नर्सिंग और टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखें, आपको मजा आ जाएगा और आपको ज्ञात होगा कि नर्सिंग और टेक्निकल में जो आपका जो प्रश्न का जो लेवल है वो आपको बिल्कुल सामान्य नहीं है, आपको एक स्तर तक पहुंचना पड़ेगा। बच्चों, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो जो बच्चे नर्सिंग के लिए सीरियस हैं, जो बच्चे टेक्निकल के लिए सीरियस हैं, तो 17 अप्रैल को आगामी जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपका यार ये पहला वीडियो है और आपका समर्थन और प्यार मिला तो आपके लिए ऐसा वीडियो बार बार बनाता रहूंगा। तो चलिए आते हैं डिस्कशन पर। निम्न में से कौन आधारी मात्रक बेसिक यूनिट नहीं है? बल, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा बेसिक यूनिट कि ये जो बेसिक यूनिट है वो है क्या। तो देखो, जो बेसिक यूनिट है यार वो स्वयं से बना है, वो अकेला है। तो क्या है बेसिक यूनिट? तो बच्चों, आपका बेसिक यूनिट में 7 बेसिक यूनिट है। इसमें यार आपका पहला नंबर लंबाई आया, आपका यार दूसरा नंबर समय आया, तीसरा तापमान, चौथा द्रव्यमान और बच्चों पांचवा विद्युत धारा, छठा ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ की मात्रा। तो इसको बिल्कुल रट लें, ये आपका बेसिक यूनिट है, आधारी यूनिट है, ये स्वयं है, अकेला है ना। तो इसमें से बेसिक यूनिट नहीं है, तो कौन नहीं है? बल। आगे चलकर हम लोग बात करेंगे कि बल किस तरह का यूनिट है। फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि कितने बेसिक यूनिट हैं? 7। और कौन कौन बेसिक यूनिट? लंबाई, तो लंबाई को देखो यार आप मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, तापमान को यार केल्विन में मापा जाता है, द्रव्यमान को केजी में मापा जाता है और बच्चों विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता कैंडेला में और पदार्थ की मात्रा को हम लोग मापते हैं किससे? मोल से, मोल से। तो चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन व्युत्पन्न मात्रक है? डिराइव्ड यूनिट नहीं है, सॉरी डिराइव्ड यूनिट है, नहीं है, नहीं है व्युत्पन्न मात्रक। तो बच्चों पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा? बेसिक यूनिट। कितने बेसिक यूनिट? 7। और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन जो है आपको यार व्युत्पन्न मात्रक है ना। तो इसमें हमें व्युत्पन्न मात्रक छांटना है, लेकिन हम तो यार पिछला उसमें किए कि लंबाई आपका क्या है भाई? तो बेसिक यूनिट है। आपका समय आपका क्या है? तो बेसिक यूनिट है, आधारी यूनिट है। तापमान आपका यार बेसिक यूनिट है। तो व्युत्पन्न और डिराइव्ड यूनिट कौन सा है? तो आपका यार आयतन, क्योंकि आयतन अकेला नहीं है। आयतन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आयतन निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा यार लंबाई गुने लंबाई गुने लंबाई। तो अकेला तो है नहीं ये, तो यार देखो व्युत्पन्न यूनिट जब यार 2 बेसिक यूनिट को यार तुम जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भाग करो, उससे आपस में टकराव करवाओ, तब व्युत्पन्न या डिराइव यूनिट बनेगा। तो इसमें आयतन आपका यार व्युत्पन्न है। आयतन क्या है? 3 गो लंबाई, मतलब क्या? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो आयतन को हम लोग किससे मापते हैं? तो मीटर क्यू से मापते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या है?
अभी बिल्कुल एकदम बेसिक क्लास चल रहा है और आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा और क्लास आपको निरंतर चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर करके कि कौन कौन बच्चा वह इसको देख रहा है ताकि उस हिसाब से वर्क किया जाए। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या है? तो बच्चों ऊर्जा का यार सीजीएस मात्रक अर्घ है। सीजीएस मात्रक क्या? सीजीएस मात्रक आपका हो गया सेंटीमीटर, ग्राम और क्या सेकेंड। तो आपका ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्घ है। लेकिन ऊर्जा का यार एमकेएस मीटर, किलोग्राम और सेकंड के हिसाब से अगर मात्रक पूछते तो क्या होता? जूल होता। और ये जानिए कि अर्घ और जूल में कुछ ना कुछ तो संबंध है। और अर्घ और जूल में क्या संबंध है बच्चों? तो आपको यार 1 जूल बराबर याद करेंगे, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ। तो ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या हुआ आपका? अर्घ। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या हुआ? अर्घ। मतलब जिसका एमकेएस एसआई यूनिट आपका जूल होगा उसका सीजीएस यूनिट आपका अर्घ होगा। एक ब्रिटिश थर्मल में कितने कैलोरी होते हैं? गलत टाइप हो गया यहां पर। तो बच्चों एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में आपका कैलोरी होता है 251.2। देखिए इस पूरे दुनिया में 3 तरीके से मापा जाता है। पहला तरीका जो 80% देशों में कारगर है वो है यार एमकेएस, है ना। दूसरा सीजीएस और तीसरा एफपीएस। मतलब क्या? फुट पाउंड और सेकेंड। तो 3 पद्धति है जिससे पूरे दुनिया में यार नापने का काम किया जाता है। 80% से ज्यादा देशों में आपका यार एमकेएस पद्धति, हमारे भारत देश में भी या एमकेएस पद्धति से मापा जाता है। लेकिन यार सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड के हिसाब से इसे हम लोग कहते हैं यार फ्रेंच यूनिट। कहां जी? फ्रेंच यूनिट या फ्रेंच पद्धति। और बच्चों जो एफपीएस है फुट पाउंड सेकंड है, इस चीज को हम लोग कहते हैं क्या? तो ब्रिटिश यूनिट। ब्रिटिश यूनिट। तो देखिए जिस तरह से आपके यहां मीटर में मापा जा रहा है तो ब्रिटेन में यार पाउंड में। आप जाते हैं बाजार में दूध लेने, चीनी लेने तो केजी में, 1 केजी चीनी चाहिए, 1 केजी आलू चाहिए। लेकिन ब्रिटेन में अगर कोई जाएगा इंग्लैंड में तो यार वो पाउंड में मांगेगा, इतना पाउंड हमको चाहिए। हाँ आपको यार पाउंड और केजी का संबंध है। देखिए यार 453 ग्राम बराबर 1 पाउंड। 453 ग्राम बराबर 1 पाउंड। आप जानते हैं कि 1 इंच, अगर कोई 1 इंच है तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर बच्चों। और 12 इंच बराबर आपको 1 फुट। उसी तरह से यार ब्रिटिश थर्मल यूनिट, तो एक आपको यार ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 251.2 कैलोरी। और समझना है बात को
कि कैलोरी और जूल में भी संबंध है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग, है ना जी। और 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। इन सभी चीजों को जिन बच्चों को सफल होना होगा वो आराम से इसका पीडीएफ बनाएंगे, रेगुलर वीडियो को देखेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, तो आपको यार इस तरह का वीडियो निरंतर मिलता रहेगा। और आप लोग का यार सपोर्ट सही से रहा तो फिर लाइव क्लास भी मिलेगा। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। उसी तरीके से बच्चों आपको यार 1 जूल चाहे 1 कैलोरी बराबर आपको होता है 4.2 जूल। 4.2 जूल। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है? तो आप सब जानते हैं कि पदार्थ की 4थी अवस्था प्लाज्मा और पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड। अब समझिए कि ये बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड है क्या। देखिए, पदार्थ जब अपने परम शून्य तापमान पर पहुंचेगा तो पदार्थ के अंदर की सारी अव्यवस्था समाप्त हो जाएगी, है ना जी। और परम शून्य तापमान तो आप जान ही रहे हैं, -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन। ध्यान देना है, केल्विन में डिग्री नहीं होता है। देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन, ये क्या तापमान है? परम शून्य तापमान। इस तापमान तक आज तक पहुंचा नहीं गया है, पर ऐसा वैज्ञानिकों ने अंदाज लगाया है कि जब इस तापमान पर किसी पदार्थ को लेके जाएंगे तो उस पदार्थ के अंदर का सारा अव्यवस्था समाप्त हो जाएगा और उस व्यवस्था को हम कहेंगे बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट। और प्लाज्मा, देखिए प्लाज्मा वह अवस्था है कि जिसमें यार अत्यधिक तापमान पर प्लाज्मा बनेगा। और ज्यादातर ये प्लाज्मा बनने का काम आप जानते हैं कि तारों पर होता है। क्या आप जानते हैं कि तारों पर होता है नाभिकीय संलयन, है ना, जहां पर 2 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बन रहा है और अत्यधिक ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। तो प्लाज्मा बनने के लिए तापमान बहुत उच्च चाहिए और ये प्लाज्मा का जो स्थिति है वो हमें देखने को मिलता है यार तारों पर, स्टार पर। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं का गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगा? गतिज ऊर्जा, किनेटिक एनर्जी। बच्चों गतिज ऊर्जा का सूत्र तो आप जानते ही हैं, 1/2 mv²। और स्थितिज ऊर्जा mgh। अब पूछ रहा है कि यार किस अवस्था में गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगा। देखिए अगर गैस, ठोस और द्रव रहता तो आप तो फट से कह देते हैं कि सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा गैस का। लेकिन अगर साथ में प्लाज्मा लग गया है, अब प्लाज्मा में उच्च तापमान है, अब उच्च तापमान मान लीजिए तापमान बहुत ज्यादा कर दीजिएगा और उसके बाद किसी अवस्था में आपको यार पदार्थ पहुंचा तो यार कणों का हलचल बहुत तेज हो जाएगा, वेग बढ़ जाएगा। तो इस सभी ऑप्शन में आपको क्या होगा? प्लाज्मा। लेकिन अगर ठोस, द्रव, गैस रहता तो आप क्या करते? गैस। बच्चों ऑफलाइन का त्रिशूल संस्थान के सारे ट्रेडों का आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है। फिजिकल साथ साथ में आपका यार ऑनलाइन परीक्षा के लिए भी सारा व्यवस्था हो गया है, जो 1-2 दिन में आपको कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद रिटेन, और रिटेन में भी यार हर एक ट्रेड के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल एक्सपीरियंस और बिल्कुल जानदार शानदार टीचर। तो जो बच्चे कमजोर हैं, क्योंकि देखिए ऑनलाइन वही बच्चा सही कर सकता है जो बच्चा सही है, लेकिन जो बच्चे कमजोर हैं वो त्रिशूल संस्थान के साथ जरूर जुड़ें और जिनको जुड़ना है इस नंबर पर आप कॉल करें। बच्चों और जो मेरे पुराने बच्चे हैं, तो आपको ज्ञात होगा कि त्रिशूल संस्थान में एक बार जुड़ने के बाद आप तब तक जुड़े रह सकते हैं जब तक आपका जॉब नहीं होता है। मतलब एक बार एडमिशन ले लिए हैं तो आपको एडमिशन फीस दोबारा नहीं लिया जाएगा।
तो किसी कारण से मेरे पुराने विद्यार्थी बच गए होंगे और उनका एज अगर बच रहा है तो आपका पढ़ाई मेहनत किया हुआ है, आपने कोई कमी नहीं किया था, बिना देर किए हुए आप बिल्कुल कोर्स को ज्वाइन कर लें क्योंकि आपका एडमिशन फीस नहीं लगना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधातु के बाहरी कक्षे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब देखो इस चीज के लिए पूरा समझना पड़ेगा और आप लोग बिल्कुल अगर सपोर्ट कीजिएगा ऑनलाइन तो हम बिल्कुल आपको समझावेंगे। बच्चों अधातु देखो ध्यान में रख लो कि ये देखो परमाणु का यार आपको क्या है, नाभिक है। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना जी। और इस नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन, है ना जी। और इलेक्ट्रॉन की मात्रा के हिसाब से यार कक्षा बना हुआ है, समझ गए बात? इलेक्ट्रॉन की मात्रा के हिसाब से कक्षा बना हुआ है। तो ध्यान रखना है कि अगर धातु कोई है ना, तो धातु के अंदर या तो एक या तो दो या तो यार तीन इलेक्ट्रॉन, धातु के यार बाहरी इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको क्या एक दो या तीन, है ना जी। क्योंकि देखिए बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। जैसे पहला कक्षा में यार दो इलेक्ट्रॉन, है ना। हर तत्व अपने नजदीकतम जो निष्क्रिय गैस है उसके जैसा होना चाहता है। तो पहला कक्षा में 2 और दूसरा कक्षा में 8, है ना जी। तो हर तत्व अपना क्या करना चाहता है? अष्टक पूरा करना चाहता है। तो धातु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 या 3। मतलब क्या कि अगर धातु को अष्टक पूरा करना है, मान लीजिए कि जिसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, अब ले लीजिए आप सोडियम, आपको यार लिथियम, इस सब के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको यार अपना घर बसाने के लिए एक देने का ऑप्शन है और 7 लेने का ऑप्शन है। तो बोलिए ये जो सोडियम है वो क्या करेगा? इसको किस चीज में भलाई है, एक दे देने में कि 7 ले लेने में? तो आपके दिमाग में आया होगा यार 7 लेना है और देना एक ही है ना। तो देना एक ही है तो सोडियम देने में विश्वास करेगा। सोडियम आपको किस चीज में विश्वास करेगा? देने में। तो धातु के बाहरी कक्षा में प्यारे बच्चों आपको यार बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या मैंने बोला 1 2 या 3, तो ये यार 1 दे देगा, ये 2 दे देगा क्योंकि इसको 2 देना है, नहीं तो 6 लेना है ना। ये 3 अपना क्या करेगा? दे देगा। मतलब धातु क्या? धातु हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। मान लो सोडियम है तो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया। अब इसको गहराई से पढ़ने के लिए आपको डेली जुड़ना पड़ेगा और परत दर परत ही इस चीज को आप समझ सकते हैं। तो सोडियम आपको यार 1 इलेक्ट्रॉन देगा अपना। मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में यार 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो मतलब प्लस में है। एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में देखो यार 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एल्युमिनियम अपना यार 3 इलेक्ट्रॉन देने में भलाई समझेगा क्योंकि 3 देना है और 5 लेना है, एक्स्ट्रा काम कोई नहीं करना चाहता है। मतलब धातु हमेशा प्लस चार्ज बनाते हैं। प्लस चार्ज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। और बच्चों इलेक्ट्रॉन का त्याग करना आपको क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। फिर देखो इसमें से एक प्रश्न बन गया आपका, पूछेगा कि ऑक्सीकरण की क्रिया कौन करेगा? ऑक्सीकरण की क्रिया कौन करेगा? देखो आप बिल्कुल आसान से आप समझिएगा कि पार लग जाइएगा तो वो होने वाला नहीं है, आपको गहराई तक पहुंचना है। और ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हैं, बशर्ते कि बस बीच बीच का जो कड़ी है आपका छूटा हुआ है। ऑक्सीकरण की क्रिया हमेशा कौन करेगा? धातु। तो धातु इलेक्ट्रॉन देता है और इलेक्ट्रॉन देना है तो भाई 1 2 3 रहेगा तो दे देगा। लेकिन यार यही आपको क्या हो गया? ठीक करिए, ठीक कीजिए।
यही आपको बाहरी कक्षा में आपका यार 5, 6 और 7 और 8 इलेक्ट्रॉन रहता है ना जी। 5 रहेगा तो इसके लिए देना है 5 को, लेकिन लेना है 3 को। 6 है तो देना है 6 को, लेना है 2 को। 7 है तो यार देना है 7 को और लेना है 1 को, है ना जी। तो अधातु के लिए लेना आसान है, मतलब अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है? अवकरण। अवकरण। अब देख लीजिए यहां पर, जैसे मैग्नीशियम, इसके बाहरी कक्षा में यार 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम यार के पास कितने प्लस चार्ज हैं? 2। मैग्नीशियम तभी यौगिक बना पाएगा, मैग्नीशियम तभी कंपाउंड बना पाएगा जब तक मैग्नीशियम पूरा तरह से संतुष्ट ना हो जाए, इसके 2 प्लस को जब तक कोई एडजस्ट ना कर ले। तो मैग्नीशियम के पास आया क्लोरीन। अब क्लोरीन देखो 17वें वर्ग में है। आप रेगुलर जुड़े रहिए, करते रहिए। देखिए अगर रेगुलर इंटरेस्टेड रहिएगा और आप बच्चे, क्योंकि देखिए जो आप सही बच्चे हैं वही यहां तक पहुंचे होंगे, तो रेगुलर कंटिन्यू रहिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, मनोबल बढ़ाते रहिए। तो देखिए सब चीज बिल्कुल हम पाई हम आपको समझा देंगे और कमजोर से कमजोर बच्चा को भी समझा देंगे। हाँ, जिन बच्चों का घर में माहौल नहीं बन रहा हो, बिल्कुल बेहतरीन माहौल चाहते हैं, तो उसके लिए आपको त्रिशूल संस्थान से अच्छा माहौल नहीं मिलेगा और इससे ज्यादा रिजल्ट, इससे पुराना संस्था, इससे एक्सपीरियंस संस्था आपको यार पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा बच्चों। तो अधातु आपको क्या कर रहे हैं? अवकरण। अब देखो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, इसको होना है यार स्थिर, है ना। क्लोरीन आया इसके पास। अब क्लोरीन के बाहरी कक्षा में यार 7 इलेक्ट्रॉन है ना जी। अब एक क्लोरीन है, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यार लेगा तो क्या चार्ज बना? माइनस, अनाइन। क्लोरीन 1 ले सकता है और मैग्नीशियम कह रहा है कि हमारा दोनों का सेटलमेंट होना चाहिए। तो ये दोनों प्लस का सेटलमेंट तभी हो सकता है कि यार क्लोरीन 2 हो जाए और ए ले ले और ए ले ले और आपको यार यौगिक बन गया क्या? मैग्नीशियम तो 1 था और क्लोरीन Cl2 2 था। उसी तरीके से देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8। आपका ऑक्सीजन है, इसका परमाणु संख्या कितना है? 8। तो पहला कक्षा में यार कितना इलेक्ट्रॉन आया? 2। अब दूसरा कक्षा में मान लीजिए कि यार पहला कक्षा में 2 आ गया, अब इसमें से 2 चला गया तो कितना बचा? 6। तो इसके दूसरा कक्षा में यार कितने इलेक्ट्रॉन आया? 6। अब इसके पास क्या सिचुएशन है? इसके पास सिचुएशन है कि या तो 6 दे दे, नहीं तो 2 ले ले। समझ लीजिए। अब देखो बच्चा एल्युमिनियम, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। मतलब एल्युमिनियम धातु है, अपना 3 इलेक्ट्रॉन देने के लिए एकदम एल्युमिनियम बेचैन है कि आके कोई ले ले, है ना। अब एल्युमिनियम के पास पहुंचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना ले सकता है भाई? तो 2। 6 देगा नहीं, ये 2 लेगा। तो ऑक्सीजन के पास यार माइनस माइनस 2 गो है बच्चा, समझो। अब एल्युमिनियम कहेगा कि यार ठीक है, मेरा 2 लड़का का तो शादी हो जाएगा, 1 कुंवारे रह जाएगा, हमको चाहिए पूरा सेटलमेंट। जब तक ये पूरे प्लस माइनस का सेटलमेंट नहीं होगा तब तक कोई यौगिक नहीं बन सकता है। तो बच्चों अब कैसे इसका सेटलमेंट होगा? एल्युमिनियम को यार 2 एल्युमिनियम को आना पड़ेगा मैदान में, 1 एल्युमिनियम से काम नहीं चलेगा। और एल्युमिनियम जब 2 आएगा तो इस एल्युमिनियम को यार संभालने के लिए ऑक्सीजन यार आपको 3 आना पड़ेगा, है ना। अब 2 गो देखो इधर इधर सेटल हो गया, ए वाला इससे सेटल हो गया, ए वाला इससे सेटल हो गया, ए वाला इससे सेटल हो गया, ये इससे सेटल हो गया। जितना प्लस उतना माइनस। अब इसका गठबंधन पक्का, ये बन गया आयनिक बंध।
सबसे मजबूत बंद। और क्या बना, एल्युमिनियम कितना था 2 और ऑक्सीजन कितने थे 3। और आप और अच्छे से इसको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो देखिए 1 से 20 तक का परमाणु संख्या और परमाणु भार याद करके रखिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उस पर हम लोग काम करेंगे, कुछ कुछ टास्क भी आपको देते चलेंगे। और आप लोगों का समर्थन रहा तो देखिए आप लोग को पढ़ाने के लिए, है ना जी, बिल्कुल हर कोशिश हम लोग करेंगे। परमाणु के तीसरे कक्षे में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो बहुत बच्चे कमजोर हैं बच्चे, तो बिना यार आंख में आंख उसको देखे हुए पढ़ाना संभव नहीं है, ना पढ़ना संभव है। परमाणु के तीसरे कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो तेज बच्चा होगा फट से कह दिया होगा 18। और इसके लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। अब देखो यार पहला कक्षा, n मतलब क्या, कक्षा की संख्या, n मतलब कक्षा की संख्या। तो पहला कक्षा में n 1 हो गया तो 2 और 1 का स्क्वायर कितना जी 1 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन 2। अब दूसरा कक्षा में देखो यार n हो गया 2 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 और 2 दूनी 4। तो दूसरा कक्षा में यार कितना 8। और तीसरा कक्षा में तो आप फट से बोलिएगा, क्योंकि यार ये 3 अगर है तो 3 3 9, 3 3 जा 9, 9 इंटू 2 कितना 18। और चौथा कक्षा में बच्चा तो फट से बोले, चौथा कक्षा आपको यार 2 और चौथा कक्षा में यार 4 स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर मतलब क्या 2 गुने यार 16 और 16 दूनी 32। और पांचवा कक्षा अगर 5 हो जाए तो 2 और 5 का स्क्वायर 5 पचे 25 और 25 दूनी 50। तो मेरे हिसाब से आप इसको जरूर समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखो यार जो हौसला के साथ, उमंग के साथ और मन में सपना लेके पढ़ता है वही बच्चा सफल होता है। निगेटिव ऊर्जा के साथ आप रहिएगा तो सफल नहीं आप होंगे। और पढ़ाई कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा। तो जोश और उमंग और उल्लास के साथ तैयारी कीजिए, आप बिल्कुल सार्थक जगह पर पहुंचेंगे। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, सब बेसिक चीज है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg होता है। लेकिन बच्चों एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान आपका 1.672 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg। और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको यार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लमसम सेम ही है, बस थोड़ा सा बढ़ गया है। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपका 1.674 इंटू यार 10 के पावर माइनस 27 kg। अब बच्चे देखो, ये तो जानते हो कि परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया और नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया, है ना जी। और देखो परमाणु के नाभिक में है यार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। और इसके बाहर चक्कर कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इस स्ट्रक्चर के बारे में, परमाणु के इस स्ट्रक्चर के बारे में बोलने वाला व्यक्ति था नील्स बोर। और आप तो जान ही रहे हैं इलेक्ट्रॉन रीना बेस, इलेक्ट्रॉन को खोजने वाला कौन, जे थॉमसन। नाभिक रदरफोर्ड। तो बच्चों देखिए जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, आज का पाठ ये याद कर ले रहिएगा, तब कल वाला पाठ डालेंगे तो समझ में आएगा। तो भैया ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसमें जो सबसे भारी है वो यार न्यूट्रॉन है। उसके बाद दूसरा नंबर पर इससे हल्का कौन है, तो प्रोटॉन है। लेकिन यार सबसे हल्का कौन है, तो इलेक्ट्रॉन है। अब इतना से ही आप समझ लीजिए कि एक प्रोटॉन को संभालने के लिए 1836 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए।
मतलब कि 1836 इलेक्ट्रॉन आपको यार मिलकर एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, है ना जी, जो आपको मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है वो क्या है, 1:1836। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 मिनट में सीख जाइए। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के लिए देखिए आपको यार एटॉमिक नंबर तो जानना ही पड़ेगा, है ना। एटॉमिक नंबर नहीं जानेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं सीखेंगे। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं 1 से 20 तक का आपको एटॉमिक नंबर याद करके रखना है। और आप अगर सीरियस रहिएगा तो हम लोग यार ऐसा सीरीज आपको भेजते रहेंगे, आप कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और हम लोग को उत्साह अगर बढ़ाइएगा तो बिल्कुल यार आपको यार बिल्कुल सही करने का वादा आपको करते हैं। बिल्कुल सीख लो 1 मिनट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हर चीज का। पहले बात समझो, ये परमाणु का नाभिक है। नाभिक में यार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना जी। देखो यार फिर परमाणु का ऐसा ऐसा जो चीज है ये इसको कहते हैं कक्षा। क्या कहते हैं? कक्षा, सेल, है ना। अब सेल के अंदर जाओगे तो मिलेगा सब सेल, और सब सेल के अंदर जाओगे तो मिलेगा ऑर्बिटल, कक्षक। तो कक्षा, और कक्षा के अंदर आपको क्या मिलेगा? इसके अंदर जब खोजेंगे तुमको मिलेगा यार उपकक्षा, सब सेल। और उपकक्षा के अंदर जब अगर तुम खोजोगे अंदर घुस के, है ना, तो तुमको मिलेगा कक्षक, ऑर्बिटल, है ना जी। तो देखो कक्षा, सेल, उपकक्षा, सबसेल और कक्षक, ऑर्बिटल। तो कक्षा है, कक्षा के अंदर उपकक्षा है और उपकक्षा के अंदर कौन बैठल है? कक्षक। अब समझो अच्छा से कि देखो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, ये पहला कक्षा है। ये नंबर का कक्षा सेल है पहला। तो इसके अंदर जो उपकक्षा है वो आपको यार एस है, अकेला, है ना जी। और एस का क्षमता कितना है? तो एस का क्षमता है बाबू, एस के पास एक कमरा है, एस के पास एक कक्षक है, और एस का क्षमता है कि अधिकतम 2 प्राणी को, 2 इलेक्ट्रॉन को अपने घर में रख सके। तो एस का क्षमता कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो एस कितना रखा? 2। और पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। देखते जाओ और पीछे से सीरियस होके अगर देख रहे होगे तो अब मेरी बात थोड़ा थोड़ा समझ में तुमको आ रहा होगा, और जो बच्चे सही होंगे उनको पूरा समझ में आ रहा होगा। अब देखो यार एक दूसरा कक्षा, तो इसके अंदर जो उपकक्षा है वो एस है और पी है बच्चा। जो दूसरा कक्षा है उसके अंदर यार उपकक्षा सबसेल कौन है? एस और पी है। अब पी के पास देखो यार 3 कमरा है। एस के पास जैसे यार एक कमरा था तो पी के पास कितना कमरा है? 3। अब एक कमरा का क्षमता कितना है भाई? तो 6। तो पी के ये जो दूसरा कक्षा है तो 2 देखो यार एस में चला गया, और पी में कितना जाएगा बच्चा? पी में 6 जाएगा। तो बताओ दूसरा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8, है ना। अब तीसरा कक्षा में आप जब आते हो आप तो यहां पर आपको मिलेगा यार, है ना जी, 3s, 3p, 3d, 3d, और डी के पास यार 5 कमरा है ऐसा, और डी के पास 5 कमरा है। तो डी अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को मतलब कि रख सकता है? कमरा 5, और हर कमरा में के प्राणी 2। तो डी के पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। तो जो कि यार तीसरा में 10 डी में चला गया, पी में कितना गया? 6, और एस में कितना गया? 2। तो टोटल यार 10, 6, 2 कितना? तो आपको यार 18। अगर 2n स्क्वायर के हिसाब से आप निकालते हैं, 2n स्क्वायर के हिसाब से अगर आप निकालते हैं तो तीसरा कक्षा में n कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9, और 9 दूनी 18। उसी तरह से बच्चों अगर आप यार चौथा कक्षा में आते हैं, चौथा कक्षा में आते हैं तो आपको मिलेगा यार 4s, 4p, 4d और 4f, और f के पास कमरा कितना है बच्चा?
तो एफ के पास कमरा है 7। अगर कब्जा कर लेना है वर्दी को और नर्सिंग और टेक्निकल का पक्का बच्चा हो तो देखो हम भी 20 साल से पढ़ा ही रहे हैं और हम जानते हैं कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो बच्चा मजबूती से पढ़ेगा उसको कोई कहीं हिला नहीं सकता है। और अटंत विद्या पर रहोगे तो गेम तुम्हारे हाथ से बाहर चला जाएगा। बच्चों, तो एफ के पास 7 कमरा और 7 कमरा तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने 14। अब देखो एफ में 14 और डी में कितना 10, 14 10 24 और बच्चा पी में कितना 6, तो 24 और 6 कितना 30 और एस में कितना 2, तो कितना 32। तो चौथा कक्षा में अगर एन अगर 4 रहता तो 4 स्क्वायर गुने 2 करते तो 16 दूनी क्या आ गया 32। इतना चीज समझे। तो जानिए कि इलेक्ट्रॉन कक्षा उपकक्षा में क्रमगत प्रवेश करता है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको आप इसमें समझिए कि अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। मन थाम के बैठो, देखो बिल्कुल तुम सीख जाओगे। अगर सीख जाओगे तो पक्का थम्स अप देना और कमेंट करना। इस ढंग से आप पहले बना लीजिए 1s 2s 3s 4s 5s। बताइए P का शुरुआत किस कक्षा से हुआ था? दूसरा से। तो P यहां लिखेंगे 2P 3P 4P 5P। अब D किस कक्षा में आया था? तीसरा में। तो देखो यार 3D 4D 5D और F किस में आया था बच्चा? बोलो। F आया था यार चौथा में, 4F आया था, 3F नहीं हुआ था जो पीछा आप इधर किए थे। तो देखिए 4 चौथा में F आया था, तीसरा और चौथा में आपका F आया था। तो यहां लिखेंगे 5F। अब इसको कुछ नहीं है, यहां से आप इसको क्रॉस कीजिए, क्रॉस कीजिए, क्रॉस कीजिए, क्रॉस कीजिए, इसको ऐसे क्रॉस, बिल्कुल ऐसे और ऐसे और ऐसे काट दिए अच्छा से। पहले कौन 1s इलेक्ट्रॉन देखो हमेशा ऐसे प्रवेश करेगा, 1s से जाएगा 2s में और 2s जब भर जाएगा तो जाएगा यार 2p में। ये नहीं कि यार 3s में चला जाएगा, 2p में, और 2p के बाद जाएगा यार 3s में, है ना। और 3s के बाद 4s नहीं, जब भी आएगा तो ये पट्टी से आवेगा, ये पट्टी से आवेगा। अब देखो यार अगर आपको सोडियम का परमाणु संख्या मालूम है ही कि सोडियम का परमाणु संख्या आपको यार सोडियम का परमाणु संख्या कितना है 11 और परमाणु भार आपका यार 23 होता है। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना अगर होता तो देखो यार 1s2 इसमें कितना गया 2, क्योंकि हमें 11 इलेक्ट्रॉन का हिसाब लगा देना है। 1s2 और दूसरा में बच्चा 2s2 क्योंकि s में 2 जाएगा और p में कितना कमरा है अभी बताए थे 3 कमरा, और 3 कमरा हर कमरा में कितना इलेक्ट्रॉन 2, तो p में यार आपको यार टोटल इलेक्ट्रॉन का क्षमता p में कितना है 6, तो 4 इधर चला गया और यार आपको 2p और कितना चला गया 6। अब कितना बच गया देखो 2 4 6 10 11 है, 10 का काम कंप्लीट, एक बचल है, एक जो बचल है वो किस में जाएगा, वो जाएगा यार 3s1। अगर सही में आज क्लास मेरा जो यहां तक बच्चा पहुंचा है तो उस बच्चे के लिए होमवर्क है और साथ साथ में रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको बिल्कुल बेहतरीन क्लास जो नर्सिंग और टेक्निकल के लिए बिल्कुल जो उपयुक्त है, मतलब कि जो जितना कर दें पैटर्न देखकर उससे फाजल आपका क्वेश्चन एक भी ना जाए। तो आपके लिए होमवर्क है, अभी होमवर्क बनल रहेगा तो हम समझेंगे कि कोई पढ़ भी रहा है। तो होमवर्क है कि आपको यार ये तो देख ही लीजिए, दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपको निम्न तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, वही 1s 2s करके किसका किसका। तो देखो यार आपको निकाल लेना है पोटेशियम का परमाणु संख्या इसका यार 19 है ना जी। आपको
परमाणु भार इसका यार 39 है। आपको निकाल लेना है बच्चों आर्गन का 18 और 40 परमाणु भार, लेकिन काम इसी से होना है ना जी। और तीसरा जो होमवर्क है आपको बच्चों, आपको निकालना है फ्लोरीन का। कितना? तो परमाणु संख्या आपका यार 9 है। क्लास अच्छा लगा हो तो इसको बच्चे बच्चे तक पहुंचाइए, कमेंट कीजिए। ये पहला वीडियो है, इसी तरह से आपका समर्थन मिलेगा और आपका यार रिस्पांस इसमें देखेंगे तो बहुत जल्द आपके लिए दूसरा वीडियो तुरंत अपलोड होगा। और आपका बहुत ज्यादा समर्थन मिल गया तो आपके लिए यार लाइव क्लास का व्यवस्था होगा। आपको बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।